जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज आप पे बात करशो 1919 रा अधिनियम है भारत शासन अधिनियम। ये बारे में बात करशो कि ये 1919 रो अधिनियम की तो और क्यों आयो तो ये बारे में आज आप विस्तृत अध्ययन करशो। विशेषकर दिल्ली पुलिस वालों थे ध्यान रख्या थोड़े वास्ते ये जगह एग्जाम में सवाल आशे। हूँ थाना बड़े कह मारवाड़ी भाषा में कह थाना ये तो सवाल मिलशे, तो ये वास्ते इन थे व्यवस्थित रूप में देखे जाए। और ये जो मैं मैटर लेने आयो हूँ ये शॉर्ट नोट्स है और सीधा सीधा सवाल थाना ये तो ही मिलશે। तो ये हारू ये न थाना बढ़िया व्यवस्थित तरीके में देखना है और बढ़िया तरीके में अपनी कॉपी में नोट भी करना है ताकि आप एग्जाम में थोड़ा समय पहले आप उन्हें रिवाइज कर सको। चलो अब अपन बात करें आगे। जो ये 1919 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1919 के समय भारत का जो सचिव था वो कौन था? मॉन्टेग्यू था। और भारत का वाइसराय जो था वो चेम्सफोर्ड था। इन दोनों को मिलाकर के इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब हमने बात कर ली कि भारत का सचिव, भारत का वाइसराय। अब बात करते हैं कि जो 1919 का अधिनियम आया था उस समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे, सम्राट ये जॉर्ज पंचम थे। कौन थे? जॉर्ज पंचम। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जॉर्ज लॉयड्स। कौन थे? जॉर्ज लॉयड्स। यहां से सवाल न के बराबर पूछे जाएंगे, फिर भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि हो सके कि पूछ भी ले। आगे देखते हैं। 1919 के अधिनियम को आधार प्रदान करने का जो काम किया था, यानी उनको आधार किसने प्रदान किया था, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे आता है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 में आई थी। इसको जो लिखने का कार्य था ये भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने किया था। भाई ये 19 जो अगस्त घोषणा थी इनको आने का इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में प्रशासनिक सुधार करना। भारत में उस समय जो अंग्रेज थे उनके द्वारा जो कानून लगाए गए थे उनसे भारतीय लोग काफी परेशान थे। भारत के यहाँ आंदोलन हो रहे थे बार बार रह रह करके, तो उनको उस कानून में सुधार करने के लिए ये अगस्त घोषणा आई थी। इस अगस्त घोषणा में भारत को डोमिनियन स्टेट, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, डोमिनियन स्टेट घोषित किया था या बनाने के ऊपर बल दिया था। किसने? अगस्त घोषणा ने भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने के ऊपर बल दिया या इनको बनाने के लिए ये जो अगस्त घोषणा आई थी ये आई थी। आगे देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई दूसरे नंबर पे हम देखते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये भी जुलाई 1918 में आई थी और इनको जो लिखने का काम है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत के जो नेता थे इन्होंने शिमला में इनको लिखने का काम किया था। और इनका प्रावधान मतलब जो है ये ही 1919 का अधिनियम का प्रावधान है। 1919 की अधिनियम का और कोई डेफिनेशन नहीं है। जो ये आप देख रहे हो जैसे अगस्त घोषणा है या फिर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, ये सारी की सारी जो है ये ही प्रावधान 1919 के अधिनियम में शामिल किए गए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस, अब जो ये 1919 का अधिनियम आया था ना इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, अलग अलग प्रकार से बोला गया। क्या बोला उनको देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसने 1919 के अधिनियम को निराशावादी और असंतोषजनक कहा। ये ध्यान रखना, सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि 1919 के अधिनियम को निराशावादी और असंतोषजनक किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी इसने कहा था कि जो ये 1919 का अधिनियम है ये निराशाजनक और असंतोषजनक अधिनियम है। इसके बाद में हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 1919 का जो अधिनियम है ये भारतीय जनता की पैरों में और अधिक जंजीरों को जकड़ दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो आप 3-4 है ना स्टार लगा लो, लगा सको तो यह सवाल पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। फिर अपन देखते हैं 1919 के अधिनियम की विशेषता क्या थी। क्या विशेषता थी? तो इसको देखते तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब द्वैध शासन क्या होता है? दोहरा शासन। जैसे अपन देखते हैं कि प्रांतों में अलग शासन और केंद्र में अलग शासन। कुछ ऐसे विषय होते थे जिनको
हस्तांतरित कर दिया जाता था। प्रांतों के जो उस समय राजा वगैरह होते थे उनको, उनके ऊपर वो राजा वगैरह अधिनियम मतलब उस कोई भी कानून वगैरह बना सकते थे। पर कुछ ऐसे संगीन विषय होते थे जिनकी अगर आपको मतलब उनको कानून बनाना होता था तो उनसे पहले अंग्रेजों की परमिशन लेनी होती थी। ये द्वैध शासन था। द्वैध शासन के जो जनक है ये लियोनिल कॉर्डिस है, और जो इनकी पुस्तक है लियोनिस कॉर्डिस की, ये है डायर की। ये इसके ऊपर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना, ये जो अलग से पॉइंट डाला है मैंने। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो द्वैध शासन का जनक लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है। और सवाल पूछे कि डायर की किसकी पुस्तक है, तो ये लियोनिल कॉर्टिस की पुस्तक है। द्वैध शासन जो है ये 1 अप्रैल 1921 से व्यवस्थित रूप से प्रांतों में लागू किया गया, और ये 1 अप्रैल 1937 तक लागू रहा था। क्योंकि आपको पता है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वो पूर्णतः व्यवस्थित रूप से लागू 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। तो उस समय ये जो प्रांतों का द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया था। अब जो ये द्वैध शासन था इनको समाप्त कर दिया, ये असफल रहा, तो इसकी असफलता की जांच करने के लिए अलेक्जेंडर मुंडीमैन समिति का गठन किया गया था। ये भी इंपोर्टेंट है, सारी चीजें इंपोर्टेंट लाया हूं दिल्ली पुलिस वालों आपके लिए। ये मिशन आज से पॉलिटिकल शुरू किया है और सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगी। अलेक्जेंडर मुंडीमैन समिति का संबंध किससे है, तो ये 1919 के जो अधिनियम था वो असफल हो गया था ना, उसकी जांच हेतु ये मुंडीमैन समिति का गठन किया गया था। अब दूसरे नंबर पे जब हम देखते हैं सामुदायिक निर्वाचन, सामुदायिक निर्वाचन मतलब इनको जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य अपन पढ़ रहे हैं ना, उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य था कि सामुदायिक निर्वाचन को और अधिक विस्तार करना था। अपने भारत में सामुदायिक निर्वाचन को मतलब जो चल रहा था उनका विस्तार करने का भी इनका उद्देश्य था। और इसमें जो था ये सिखों को, ईसाइयों को, और आपने पता हो तो एंग्लो इंडियन थे, इनकी सीटों को आरक्षण प्रदान किया गया था। एंग्लो इंडियन सीट है, ये जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें इसके आरक्षण को समाप्त कर दिया है। बाहरी लोगों के जो आरक्षण थे इनको समाप्त कर दिया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार की देन मानी जाती है, ये ध्यान रखना, ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसके जनक या इसकी मतलब किसकी देन मानी जाती है, तो ये ध्यान रखना 1909 के मार्लो मिंटो सुधार समिति की देन मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। फिर तीसरा इसका जो उद्देश्य था वो महिलाओं को जो ये मताधिकार देने का अधिकार था कि भाई महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है, तो ये भी इनका जो ये 1919 का अधिनियम था इसका उद्देश्य था। यहाँ ध्यान देना, मताधिकार, महिलाओं को सबसे पहले विश्व में अगर किसी ने मताधिकार का अधिकार दिया तो वो था न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। और कब दिया? तो ये दिया था 1893 में, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। हमारे भारत में तो ये बाद में आया था, जैसे ये 1919 का अधिनियम आया तो इसमें ये सबसे पहले पहल की गई कि भारतीय महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है। आगे देखते हैं, तो जो 4 नंबर की विशेषता है, जो 4 नंबर की अपने 1919 के ये अधिनियम की 4 नंबर व्यवस्था देखते हैं, तो उसमें क्या है, केंद्र में पहली बार विधान द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। ध्यान रखना, यहाँ केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लगेगा, पर यहाँ क्या है, द्विसदनात्मक, 2 सदन बना दिए गए थे। कौन कौन से 2 सदन थे? एक था राज्य परिषद। क्या था? राज्य परिषद। राज्य परिषद को उच्च सदन भी कहते थे, और इसमें जो सदस्य संख्या थी ये 60 थी, और इनका जो कार्यकाल था वो कितना था? 5 वर्ष का था। जबकि जो दूसरा जो सदन था वो केंद्रीय विधानसभा था, और इसको निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। और इसमें जो सदस्य की संख्या थी वो कितनी है? 144 है, और इनका जो कार्यकाल होता था वो 3 वर्ष। ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना विशेष तौर पर। जो राज्य परिषद है इसमें सदस्य संख्या कम है परंतु इसका कार्यकाल ज्यादा है। सदस्य संख्या कितनी है? 60 है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। जबकि
केंद्रीय विधानसभा इसमें सदस्य संख्या ज्यादा है तो इसका कार्यकाल कम है। जैसे सदस्य संख्या देखे तो 144 है और कार्यकाल 3 वर्ष है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा अपने को। अभी ये लग रहा है कि चलो ये तो याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा क्या था क्या नहीं था। विशेष तौर पे ध्यान रखना, यहाँ केंद्रीय विधानसभा आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उच्च सदन हो गया, नहीं, इसको निम्न सदन कहते थे। इसके सदस्यों की संख्या 144 थी और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। जबकि जो हमारा ये राज्य परिषद है इसको उच्च सदन कहते थे और इसमें जो सदस्य संख्या थी वो 60 थी और इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। आपको याद होगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको ये केंद्रीय विधानसभा है इसके ऊपर बम फेंकने के कारण फांसी की सजा भी हुई थी, तो उन्होंने यहां पर इस स्थान पर बम फेंका था, तब इनको फांसी सजा दी गई थी। आगे अपन देखेंगे इसके बारे में भी। ये देखो, ध्यान रहे 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त, ये नाम थोड़ा आपको लगेगा कि नया है, याद होगा है, तो ध्यान रखना है। कौन कौन थे? एक थे भगत सिंह, दूसरा था बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर, कौन से केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था, जिसके कारण 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। कहां पर? लाहौर जेल में। अब बम तो इसने बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, परंतु नाम इनका भी इसके अंदर संदिग्ध रूप से आ गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। अब अपन पढ़ते हैं ना, महात्मा गांधी ऐसा था, महात्मा गांधी ऐसा था, महात्मा गांधी ने किया नहीं, इनको बचाया नहीं। महात्मा गांधी का आप व्यक्तित्व पढ़ोगे तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी क्या था। गलती उनके जीवन की एक ही थी कि उन्होंने इनको, जब वो अनशन पर बैठे थे तो अंग्रेजों ने जब उनकी बात मानी थी ना, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भारत में जितने भी अहिंसात्मक रूप से गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने हिंसा नहीं किए और अहिंसा रूप से गिरफ्तार किए गए, उन सारों को छोड़ दो। तो अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली, उनको तो छोड़ दिया, पर वहां पर उन्होंने हिंसात्मक या अहिंसात्मक अगर दोनों नाम लेता ना तो शायद ये तीनों बच सकते थे, इनको फांसी नहीं होती। परंतु महात्मा गांधी ने ये बोलना भूल गए या बोला नहीं, पता नहीं, उन्होंने बोला अहिंसात्मक, यानी अहिंसा के तौर पे। अहिंसा तो की ही नहीं थी और फिर भी, सॉरी, हिंसा तो की नहीं थी, अहिंसा की थी, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया। और तो उनको क्यों गिरफ्तार किया है? तो उनको छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी ने अनशन किया था, तो अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली, तो बाकी सबको छोड़ दिया, परंतु इन तीनों को नहीं छोड़ा। ये महात्मा गांधी के जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इसी कारण महात्मा गांधी को आज लोग जैसे मन में आए वैसे बोल रहे। बाकी उनका व्यक्तित्व महान था, उन्होंने जो किया है उसको आज दिन तक न तो कभी किसी ने किया है और ना कोई कर पाएगा। आगे देखते हैं। जो 5वीं विशेषता है वो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। क्या? यूपीएससी जो है, इनकी स्थापना की गई थी। ये 5वीं विशेषता है 1919 के अधिनियम की। और इनको जो ये संघ लोक सेवा आयोग है, इनको विधिवत रूप से ब्रांटली या शाही आयोग, विशेष तौर पे ध्यान रखना ये नाम, क्या? ब्रांटली या शाही आयोग की सिफारिश पर 1926 में स्थापित किया गया था। अगर पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग किसकी देन मानी जाती है तो 1919 अधिनियम है उसकी मानी जाएगी। परंतु अगर पूछे कौन सा आयोग था तो हमें क्या बताना है? आपको ये नाम दिखेगा, ब्रांटली या शाही आयोग की। और पूछे विधिवत रूप से स्थापना, तो विधिवत रूप से स्थापना 1926 में की गई थी। छठी जो इसकी विशेषता है, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया था। भाई सीधे वोट दो प्रत्यक्ष रूप से, और जिनको चुनना है अपना पसंदीदा जो कैंडिडेट होता था उनको आप चुन सकते थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया। 7वीं इसकी विशेषता क्या है? केंद्रीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने, क्या? कानून बनाने और बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। पहले जो कानून बनाना और जो बजट पेश करना था ये अंग्रेजों के हाथ में था, परंतु पहली बार अगर बात करें व्यवस्थापिका को, केंद्रीय व्यवस्थापिका को, तो ये कानून बनाने का अधिकार दिया और बजट पेश करने का अधिकार दिया गया।
8वीं इसकी विशेषता है, उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन का पहली बार प्रयोग किया गया कि ठीक है, हम आपकी जो मांग है इसको मांगते हैं और हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात की गई थी, या नहीं था, पर बात जरूर की गई थी। 9वीं इसकी विशेषता है नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, सवाल यहां से सीधा पूछा जाएगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई विधिवत रूप से पूछे तो 8 अप्रैल 1921 को। कब? 8 अप्रैल 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। कि ना जाने कितने एग्जामों में पूछा गया ये सवाल कि जो नरेंद्र मंडल है इसकी स्थापना कब की गई है। या तो सवाल ऐसे पूछेंगे या पूछेंगे कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ये 2 सवाल एक नहीं 20 एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस के पेपर उठा के देख लेना। तो जो ये नरेंद्र मंडल है इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1921 में की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी को बनाया गया था। किसको? गंगा सिंह जी। तो इसका क्या काम होता था, मतलब ये जितनी भी रियासतें थी हमारे राजस्थान में उन सब का एक प्रेसिडेंट होता था। इनके अगर इन्होंने किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो राजस्थान के जितने भी नरेश थे, जितनी भी रियासतें थी, उन सब के हस्ताक्षर मान लिए जाते थे। अगर अंग्रेजों को कोई कानून वगैरह बनाना होता था तो हर एक राजा के पास में वो जाते, कोई अनुमति देता, कोई अनुमति नहीं देता, कोई विद्रोह करता, कोई कुछ करता। तो उनकी मतलब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मंडल बनाया जाए जिसको एक अध्यक्ष सबकी सर्वमति से बना लेंगे। अब एक को तो अपन बुला देंगे तो वो वहां आ जाएगा, वो हस्ताक्षर कर देंगे तो सभी रियासतों के हस्ताक्षर मान लिए जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसके पहले अध्यक्ष तो हमारे बीकानेर नरेश थे या बीकानेर शासक गंगा सिंह जी थे, परंतु इसका स्थायी अध्यक्ष भारत का वायसराय हुआ करता था। यहाँ ये गलती मत कर देना कि गंगा सिंह, वहां आपको दिखेगी नरेंद्र मंडल का स्थायी अध्यक्ष कौन था तो गंगा सिंह ऑप्शन में दिखा और टेक दिया ना, टेकना नहीं है, वहां पर सोच समझ कर देखना। स्थायी अध्यक्ष भारत का वायसराय हुआ करता था। तो दोस्तों ये तो 1919 का अधिनियम था। एक एक लाइन से सवाल बनते हैं सीधे, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। अब अगले हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, उसके बारे में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे दिल्ली पुलिस वालों, आपके लिए ये हमने टारगेट शुरू किया है इंडियन पॉलिटी का और पूरा करवाऊंगा। जितना पढ़ा रहा हूँ रिवीजन कर लेना और सवाल अगर यहाँ से सीधा सीधा ना मिले ना तो आप फिर वापस मेरे को कोई भी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।